ऑल राइट, वेलकम बैक टू ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे दोबारा से स्वागत है। मैं आशीष तिवारी आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो है पढ़ाने के लिए टॉपिक जो है यहाँ पे मौजूद हूँ। तो आइए हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो को, आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कूलाम्स फोर्स लॉ। बेसिकली इसको कूलाम्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, बट चूंकि कूलाम्स लॉ जो है वो बोलने से थोड़ा बेग सा कॉन्सेप्ट आता, माइंड में समझ में नहीं आता कि एक लॉ तो है किसी साइंटिस्ट कूलाम के द्वारा दिया गया, बट किससे रिलेटेड है ये नहीं समझ में आता। तो इसको हमने नाम थोड़ा बदल के दिया, कूलाम्स फोर्स लॉ बोला है, सो दैट कि आपको कुछ नया ना फील हो कि ये फोर्स के ही बारे में बताता है। इवन जितने फोर्स हम लोगों ने जैसे मैकेनिक्स में पढ़े थे, मोशन की स्टडी करते समय पढ़ा था हमने, फोर्स वही है। यहाँ पे जो है बस क्या है कि ये फोर्स जो है ये चार्जेस के द्वारा लगाए जा रहे थे। वहाँ पे जो फोर्स लगाया जा रहा था या तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स था या फिर वो मैकेनिकल फोर्स था या किसी बॉडी के द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जा रहा था। तो एक बात जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है कि फोर्स एक ही है। अल्टीमेट टारगेट आपका क्या है? काम करवाना। मुझे काम ना करना पड़े, किसी दूसरे से काम करवाना, किसी दूसरे तरीके से काम करवाना। अब वही फोर्स आप लगा के काम करो या वही फोर्स जो है फैन में जो है चार्ज घूम के वही काम करे। भाई आप दिन भर आप एक फैन घुमाओ या फिर आप एक बटन दबाओ, फैन चलने लगे। तो यू कैन सी द डिफरेंस। फोर्स एक ही है, बस उसके जो एजेंट हैं वो अलग अलग हैं। सारी लड़ाई क्या चल रही है कि मुझे काम ना करना पड़े या हम जो मानव सभ्यता है इसको कम से कम काम करना पड़े और मशीनों से काम कराया जाए। तो उसी कंटिन्यूएशन में आप देखेंगे कि ये जो नया हम लोग फोर्स पढ़ने जा रहे हैं ये है फोर्स ही, लेकिन ये क्या है? कई करोड़ ऑफ करोड़ गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है एज कंपेयर अभी तक जो हमने पढ़ा है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि ये क्यों करोड़ ऑफ करोड़ गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था या फिर नॉर्मल मैकेनिकल फोर्स थोड़े बहुत देखे थे, वो मैग्नीट्यूड में बहुत छोटे थे इसके कंपैरिजन में। ये है, अगर इसके बारे में हमको पता चल जाए इसके पास करोड़ ऑफ करोड़ टाइम हाई मैग्नीट्यूड है, तो इसका हम लोग कितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से इस लॉ का आपको इंपॉर्टेंस पहली बार समझ में आया होगा। तो बेसिकली ये लॉ है क्या? हम लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ 11th में पढ़ रखा है। तो अगर ध्यान से देखें ये भी क्या है? एक मैथमेटिकल लॉ है। इसकी जो डेफिनेशन दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट दिया गया है वो मैथमेटिकल टर्म में दिया गया है। जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ हम लोगों ने देखा था, वो भी मैथमेटिकल लॉ था। एक्सपेरिमेंट कर करके देखा गया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स था, वो जो दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते थे उनके मास पे डिपेंड करता था, और उनके बीच में जो सेपरेशन था, उनके बीच में जो डिस्टेंस था, उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा था। ये फोर्स भी जो है कुछ उसी तरीके से वेरी कर रहा है। ध्यान से अगर इस फोर्स को देखें, कूलाम्स फोर्स लॉ इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज डिराइव्ड बाय मेनी एक्सपेरिमेंट। ये डिपेंडेंसी जो हम लोगों ने देखी है कि जो हमारा जो कूलाम्बियन फोर्स है, जो कूलाम्बियन फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो जो दो चार्ज इसमें इन्वॉल्व हैं, दो चार्ज जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। और सबसे खास बात इसकी कि एक कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे। उस कांस्टेंट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ये ग्रेविटेशनल लॉ से कितनी ज़्यादा सिमिलरिटीज रख रहा है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था कि जो मैकेनिक्स था, जो मोशन हमारा था, उसमें जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? मास थी। सारी चीज़ों को हम लोग मास के रिस्पेक्ट में देख रहे थे। एक ऑब्जेक्ट को दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे ही जब हम इलेक्ट्रो स्टैटिक्स में आ जाते हैं तो यहाँ जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है, मास के एनालॉगस या मास के सिमिलर ही चार्जेस आ जाते हैं। कहने का मतलब जो क्लास 12th के सारे चैप्टर में
चार्जेस आने वाले हैं। जैसे क्लास 11th के सारे चैप्टर्स में मास आने वाला था सभी फार्मूलों में, वैसे ही क्लास 12th के सारे चैप्टर्स में चार्ज आने वाला है, और इसको हम लोग बैरी करके देखेंगे। बट यहाँ मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे कि इसके पहले ही मैंने बताया कि ये कई करोड़ साफ करोड़ गुना ज़्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाली है, बट डोंट वरी, हम लोग बहुत उसको ईजी तरीके से हैंडल करेंगे। यहाँ पे मास हमेशा आपका पॉजिटिव होता था, जब हम लोगों ने डिफरेंस देखा था मास हमेशा पॉजिटिव होता था, और देखा था कूलाम्बियन फोर्स जो था वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर था। अगर यहाँ ध्यान से देखें जो डिफरेंसेस हमने लिख रखे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेस्ड ऑन द मास, ये हमने देखा है और पढ़ा भी है और समझा भी है इस पे। कूलम्ब्स लॉ इज बेस्ड ऑन द चार्ज, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट जो है, फिजिकल क्वांटिटी जो है यहाँ चार्ज है। ग्रेविटी इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, हमेशा जो यूनिवर्स में दो बॉडी वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, इवन उनका मैग्नीट्यूड कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन मासेस का इन्वॉल्वमेंट, कितने बड़े मासेस का इन्वॉल्वमेंट है और कितने वो डिस्टेंस पे रखे गए हैं वो मैटर करेगा। बट यहाँ चार्जेस जो है हमने देखा था सिंपल एक्सपेरिमेंट करके फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पे कि चार्जेस हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस। और उसमें हमने देखा था कि जो सिमिलर चार्जेस थे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। यहाँ आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि अट्रैक्टिव नेचर के साथ साथ रिपल्सिव नेचर भी आने वाला है, और रिपल्सिव नेचर को डील करना इतना आसान नहीं होने वाला है उसको, लेकिन हम लोग डील करेंगे। अब क्या था इसमें जो है, जो जी की वैल्यू थी बहुत छोटी वैल्यू थी, जो है जी की वैल्यू हम लोग अभी धीरे धीरे देखेंगे वो क्या थी, 6.67 इंटू 10⁻11। ये फोर्स क्यों छोटा फोर्स रहा होगा, टाइनी फोर्स रहा होगा, स्मॉल फोर्स रहा होगा, इस कांस्टेंट के कारण, जिसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं। यहाँ देखिए 10⁻11 है, जब इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू बहुत छोटी होने वाली है, और ये फोर्स कई करोड़ गुना इसलिए ज़्यादा है। जब यहाँ के की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो इसकी वैल्यू 9.0 इंटू 10⁻9 आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव में पावर आ रहा है, तो कितना ज़्यादा एक कांस्टेंट ही कितना ज़्यादा जो है डिफरेंस करने वाला है इन दोनों फोर्सेस के बीच में। और ऑब्वियस सी बात है, चार्जेस को अगर हम लोग ध्यान से देखें, टाइनी चार्जेस, बेसिकली चार्जेस अभी हम किन से डील करेंगे, जब मैटर की स्टडी करते हैं मोटा मोटी हमारे पास कितने चार्जेस आते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आता है या तो इलेक्ट्रॉन आता है, और उनके मासेस तो देखिए, इलेक्ट्रॉन के मास कितने होते हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, हाउ स्मॉल इट इज। इवन प्रोटॉन क्या है, 1000 गुना ज्यादा भारी है बस इलेक्ट्रॉन से, 10⁻27 हो जाता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो एक तो जो है यहाँ पे चार्जेस बहुत स्मॉल आने वाले हैं, ऊपर से जो मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट का वो बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ, ये कैसे वैल्यू आई ये हम लोग बाय द कोर्स ऑफ टाइम देखेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोगों ने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया हुआ है। एक बात यहाँ और ध्यान देने वाली है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ था, ये उसका नाम जो था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, वहाँ पे एक वर्ड आया हुआ था यूनिवर्सल, जिसका मतलब है कि वो पूरे यूनिवर्स पे लागू होने वाला है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होने वाला है वो मीडियम पे डिपेंड करने वाला है। मीडियम आपका वैक्यूम है, मीडियम आपका एयर है, मीडियम आपका केरोसिन है, मीडियम आपका पेट्रोल है, मीडियम आपका ईथर है। चार्जेस को आप कहाँ रख रहे हो, वाटर में रख रहे हो, लिक्विड में रख रहे हो, सॉलिड में रख रहे हो, मेटल में रख रहे हो, कंडक्टर में रख रहे हो, डिपेंड करने वाला है यहाँ पे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू फिक्स थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वैल्यू वेरी करने वाला है। तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाना चाहिए अभी की जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आने वाला है, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसकी हम लोग अभी इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ से अभी उसके स्टेटमेंट्स देखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इसके लिए। आइए थोड़ा सा और डिटेल में आप कूलम्ब्स फोर्स लॉ के स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो बेसिकली कूलम्ब्स सर जो थे उन्होंने
बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर करके जो है ये पाया। और कई बार तो ऐसा भी बोला जाता है कि उन्होंने एनालॉजी बिठाई ग्रेविटेशनल लॉ से, उनको कहीं न कहीं इस चीज़ का थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के बाद आइडिया हो गया था कि ये भी ग्रेविटेशनल लॉ के सिमिलर ही कुछ बनने वाला है, बस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहाँ बदलने वाली, जो वहाँ मास थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्जेस होने वाले थे। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लगातार इसके साथ किए और उन्होंने फाइनली इस फॉर्मूले पे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो था, हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जो दो मासेस उसमें इन्वॉल्व थे उनके प्रोडक्ट के, और यही फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था जो इन दोनों मासेस को सेपरेट कर रहा होता था। बेसिकली जो आपके पास दो मासेस रहे होंगे उनके बीच में अगर सेपरेशन में बात करूं, बेसिकली सेपरेशन का उसके सेंटर से हम लोग हमेशा बात करेंगे जब भी सेपरेशन की बात करेंगे, तो ये जो आर डिस्टेंस रहा होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर की। बेसिकली अगर आर स्क्वायर की आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो आप क्या सोचिए, इसको ऐसे सोचिए कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं। जब भी आर स्क्वायर के रिलेट आपको करना हो कि आर स्क्वायर कैसे गड़बड़ी कर रहा है इस फोर्स में, कैसे इस फोर्स को घटा रहा है, आप सोचिए जो है आप अभी मैं हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज पे कैसे आर वेरी करता है वो उस फोर्स के साथ में, कैसे वो फोर्स को इफेक्ट करता है वो हम लोग देखेंगे। तो इस बेसिकली अगर इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ूं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता था, कहने का मतलब इसको और अगर फंडामेंटल या बेसिक तरीके से मैं बात करूं, जो बचपन में आपने स्केल से जो है, जो अपने आप जो है चाइल्डहुड में आपने जो स्केल से जो आपने अपने चाइल्डहुड में स्केल से जो है पीस ऑफ पेपर को उठाया हुआ था, आज आप देखेंगे वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, या उसको कैसे आप फाइंड आउट करेंगे उन पेपर के बीच में और प्लास्टिक स्केल के बीच में कितना फोर्स लग रहा होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये क्यूरियोसिटी आपको जगी होगी कि नॉर्मली आप फोर्स को न्यूटन में पढ़ते हो, तो यहाँ भी हम वो पता लगाएं कि वो जो है कितने न्यूटन वहाँ पे फोर्स लग रहा होता है। या फिर आप लोगों ने जो पढ़ा होगा इसके पहले जो है, जो देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, जो आप कूम के साथ कलर्ड पेपर आप अपने जो है उठाते थे तो उन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसी को कूलाम सर ने मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया था, तो उसी मैथमेटिकल फॉर्म की बेसिकली हम लोग जो है देखने जा रहे हैं कि वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या था। तो उन्होंने पाया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो ग्रेविटेशनल फोर्स के तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी रखता था, बट इसमें जो है जो तो जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी रखता था, जिसमें जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था वो दो चार्जेज इन्वॉल्व थे Q1 और Q2 को अगर मैं बात करूँ तो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और जो उनको सेपरेट कर रहा था, डिस्टेंस जो सेपरेट कर रहा था उनके क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। जब इन दोनों को उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पाया, जब इन दोनों को कंबाइन किया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि जो एफ होने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है Q1 और Q2 के और उसके स्क्वायर पे। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम लोग तो हमें पता है कि एक कांस्टेंट आता है जिसको उन्होंने के बोला। हाँ, अभी इसकी वैल्यू हमें नहीं मिली है, इसकी वैल्यू हम लोग डिफरेंट मीडियम में फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ हमको एक एनालॉजी मिल गई कि जो ग्रेविटेशनल लॉ में मास जहाँ जहाँ आ रहा था यहाँ पे क्या आ रहा है, वो चार्ज आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges Q1 and Q2 is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें एफ ई इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आइए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने कंपैरिजन करके दिखाया हुआ है, वही थोड़ा आपको बेग सा पेज दिख जरूर रहा होगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैंने जस्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलाम्स लॉ में कंपैरिजन किया हुआ, दोनों को फॉर्मूले लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो है कांस्टेंट जी आ रहा है, यहाँ पे मास का प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ क्या आ रहे हैं, चार्जेस के प्रोडक्ट आ रहे हैं, और वो डिस्टेंस के जो है स्क्वायर के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों में कंपैरिजन है। कहने का मतलब यहाँ बस एक ही नेचर अलग होने वाला है फोर्स का नेचर, वो जो रिपल्सिव नेचर आने वाला है। अट्रैक्टिव नेचर से तो हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में देख चुके हैं। तो बेसिकली जैसे हमने थोड़े दिन पहले जब हम लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो देखा था, तो हमने देखा था कि जो चार्जेस हैं और जो हमारे पास मास है, उन दोनों में डिफरेंस देखा हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, कूलॉम्स लॉ में और ग्रेविटेशन लॉ में, ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ में भी कुछ डिफरेंसेस होंगे। आइए एक नज़र उन पे भी डालते हैं, फिर जो है आगे हम लोग चलेंगे। जैसे हमने देखा था कि इट इज़ अ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने देखा था कि ये जो है हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और हम इसको देखते भी रहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हम धरती पे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, हाँ प्रोवाइडेड आप अपने सर से दूर फेंकिएगा और ना वापस सर पे ही गिरेगा वो, तो हमेशा अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट ही करती चीज़ों को। कभी हमने रिपेल करते हुए नहीं देखा था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करके देखे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमको इसका बहुत अच्छे से आइडिया है कि अट्रैक्टिव होता है। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। हमने देखा था कि जो सिंपल हम लोगों ने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ से देखा था नेचर में दो प्रकार के चार्जेस अवेलेबल थे। एक तो पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा क्या था, नेगेटिव चार्ज था हमारा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, ये यूनिवर्सल लॉ था। और आपने देखा था इसमें एक यूनिवर्सल कांस्टेंट जी भी आ रहा था। कहने का मतलब अगर मून और अर्थ को आप कहीं भी ले जाके रख देंगे, या अपने सोलर सिस्टम को कहीं भी ले जाके रख देंगे, या फिर आप सोलर सिस्टम बनाना चाह रहे हैं अपना खुद का सोलर सिस्टम, तो वो जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है वो उतना ही लगने वाला है। आप उसके बीच में आप इनको ले जाके सी ओशियन में डाल दीजिए, या फिर कहीं भी आप इनको डाल देंगे, तो ये यूनिवर्सल लॉ है, उसमें बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारा कूलम्बियन लॉ है, ये क्या कर रहा है, ये मीडियन पे डिपेंड कर रहा है कि आप जो है अगर जो है इसको वाटर में ले जाके डाल देंगे, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर या वैक्यूम में लग रहा था उसकी वैल्यू कम होने वाली है। थोड़ा सा यहाँ से आपको आइडिया मिलना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने वाला है, ये आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग स्टडी करेंगे, जो आज हमारे फ़ोन जो है फ़ोन को रिसीव करने में, टीवी सिग्नल और इन सब को भेजने में जो है जो यूज़ होता है, तो ये कहीं न कहीं आखिरी में वहीं पे रिलेट होगा। इसलिए इस पूरे के पूरे जो है सीरीज़ को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म बोला जाता है। इट इज़ लेसर देन कूलम्ब फोर्स बिकॉज वैल्यू ऑफ जी इज, हम लोगों ने देखा था कि जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए जो है ये कूलम्ब फोर्स जो है बहुत हल्का फोर्स होता है। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड बिकॉज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ द के। यहाँ हमने देखा था कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने के कारण 1 करोड़ से आप करोड़ गुना ज़्यादा हो गया था। इट इज़ ऑलवेज सेम वेदर द टू मासेज आर रेस्ट आर मोशन। अब हम लोगों ने देखा था कि जो है ये यूनिवर्सल लॉ था, तो हम लोगों ने देखा था अपना अर्थ जो है वो क्या कर रहा है सोलर सिस्टम में। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक तो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, प्लस वो स्पेस में भी अपने सोलर सिस्टम में रोटेट कर रहा है, जो है सन के चारों ओर जो है एक तरीके का रिवोल्यूशन भी कर रहा है। तो वो मोशन में था, फिर भी वो फोर्स कांस्टेंट था, फिर भी वो जो है फोर्स की वैल्यू सेम थी। बट द फोर्स बिटवीन द चार्ज विल नॉट बी सेम ड्यूरिंग द मोशन आर रेस्ट। जब आपके पास अगर कोई चार्ज है, अगर वो रेस्ट पे है, इसीलिए तो जो है आपको पता है कि चार्जेस जो है अगर रेस्ट पे हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एक पूरी की पूरी यूनिट बनाई गई है। लेकिन वही चार्ज अगर मोशन में आ गया और लगातार कई चार्ज मोशन में आ गए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन वही चार्ज अगर ऑसिलेट करने लगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज करती है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। अगर आपके पास एक चार्ज है, अगर उस चार्ज को जो है हम लोग रेस्ट पे रख दें तो उसपे केवल उसके द्वारा केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। लेकिन अगर उसको हम लोग वही ऊपर नीचे ऑसिलेट कराने लगे, मोशन कराने लगे, तो उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो आ जाएंगे। अभी जो हम लोग जो है कांस्टेंट की बात कर रहे थे कि जो है जो कूलम्ब्स लॉ में कांस्टेंट आता है, तो वो जो है उसकी वैल्यू जो दी जाती है, अभी जो हम लोगों ने, मैं बार बार आपसे कह रहा था कि जो कूलम्बियन फोर्स है हमारा वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो वो कैसे मीडियम पे डिपेंड कर रहा है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसको देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस प्रकार से आपने एक देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में एक रिलेशन था n=c/v, वैसे ही यहाँ भी जो है कुछ उसी तरीके का रिलेशन आना है। वैक्यूम के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो जो हमारा कूलम्बियन फोर्स आता है वो दिया जाता है इस तरीके से। जो हमारा कूलम्बियन फोर्स आता है
वो इस फॉर्मूले से दिया जाता है। और वही जब हम किसी मीडियम के लिए लिखते हैं तो यहाँ ध्यान से देखिए डिवीजन में एक वैल्यू आ जा रही है, इसके कंपैरिजन में न्यूमरेटर में एक वैल्यू आ रही है जो कि कूलम्बियन फोर्स को घटाने वाली है। और कितने से घटाने वाली है? जो नीचे जितना बड़ा फैक्टर आ रहा है, जितने बड़ा नंबर आ रहा है। कहने का मतलब कूलम्बियन फोर्स एयर या वैक्यूम में सबसे ज्यादा होने वाला है, बाकी किसी भी मीडियम में वो एक फैक्टर से घटेगा जो कि उसको जो है न्यूमरेटर में उसको क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, आपके टाइम के लिए, थैंक यू।